नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें और इस बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत भी कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लग गया। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर इस दौरान जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना या यूं कह लीजिए कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से लगातार देश के अंदर बढ़ रहे हैं और हरियाणा में भी अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला मामला करनाल में सामने आया और उसके बाद दूसरा मामला फरीदाबाद में सामने आया है। उसके बाद अब मामले और ज्यादा ना बढ़े, एहतियातन हरियाणा सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर पूरी तरह से इस दौरान पाबंदी रहने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे जो प्रदेश हैं वो भी हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इन दोनों राज्यों ने भी अपने यहां नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही कर दिया है और अब हरियाणा ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामलों में यहां अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा मामले नहीं है, अभी सिर्फ 2 मामले सामने आए, लेकिन क्योंकि खतरा ज्यादा है और इसीलिए सरकार ने एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ ही ये भी इसमें ऐलान किया गया है सरकार की ओर से कि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू रहेगा उसमें सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामलों में जिस तरीके से देश में बढ़ोतरी हो रही है और हरियाणा में भी 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, बड़ा कदम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा लगातार मंडरा रहा है, समूचे देश में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा में भी मौजूदा समय के अंदर जो है 2 ओमिक्रॉन के मामले जो है सामने आ चुके हैं, जिसके मद्देनजर आज कोविड समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये आदेश पारित किए गए हैं कि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो आवागमन पर पूर्ण रूप से बैन किया जाएगा। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर या फिर शादी समारोह या किसी अन्य समारोह के अंदर 200 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर बैन है। तो ये तमाम तरीके के दिशा निर्देश जो है वो पारित किए जा चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए। जी बिल्कुल रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अभी कोई बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ये किस तरीके से तेज गति के साथ और जो भी लोग इसके संपर्क में आते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है पहले से, उसके संपर्क में अगर और भी व्यक्ति आते हैं तो बहुत तेजी के साथ उन्हें ये संक्रमित कर सकता है और इसीलिए ये बड़ा कदम सरकार की ओर से पहले उठा लिया गया है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से तमाम एहतियात जो है वो पहले से उठाई जा रही है, जिसके चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है। इस फैसले के अंतर्गत रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पर पूरी तरीके से बैन है। साथ ही साथ जिस तरीके से पहले से जो दिशा निर्देश पारित किए जा चुके थे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि जिन भी व्यक्तियों को कोविड की दोनों डोजेस नहीं लगी हैं उन तमाम व्यक्तियों पर रोक लगेगी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की, चाहे वो वेजिटेबल शॉप्स हो या फिर सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो, तमाम संस्थानों में रोक लगाई जाएगी। और अब ये जो फरमान आया है इससे साफ जाहिर है कि कोरोना को नैप करने के लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं, एहतियातन जो है ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पर पूरे तरीके से बैन लगाया गया है। जी बिल्कुल, और रवि हमने देखा भी है कि किस तरीके से दूसरी लहर के दौरान थोड़ी सी जो लापरवाही है वो देश के ऊपर किस तरीके से भारी पड़ी और यही वजह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार, अब दोनों ही सरकारों की ओर से तमाम जो एहतियाती कदम है अभी से उठाना शुरू कर दिया गया है ताकि देश में ऐसी स्थिति फिर से पैदा ना हो और लोग भी सावधानी बरतें। रवि जी
जी बिल्कुल, इस तरीके के एहतियात जो है, दिशा निर्देश जो है वो पारित किए जा चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के अंदर भी एक नया दिशा निर्देश जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पारित किए गए हैं कि 1 जनवरी 2022 से जिन भी व्यक्तियों को 2 डोजेज नहीं लगी हैं, वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो, किसी भी संस्थान में उनको अनुमति नहीं मिलेगी जाने की। तो चंडीगढ़ द्वारा भी, यूटी प्रशासन द्वारा भी और साथ ही साथ हरियाणा सरकार द्वारा ये फैसला लिया जा चुका था। और इसके मद्देनजर अब जो है कोरोना वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। साथ ही साथ 200 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर भी बैन है, और यदि कोई इसकी उल्लंघना करता है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये मामले और ज्यादा ना बढ़ें, लोग लापरवाही ना बरतें, इसके चलते सरकार ने ये सख्त फैसला अब लोगों के हित में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात अभी हम ओमिक्रॉन की ही करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना का खतरा अभी टला भी नहीं था कि इस बीच ओमिक्रॉन के दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस बीच हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद सरकार सख्त हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया है। देश में भी सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले कनाडा से लौटी महिला में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि महिला स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं प्रदेश में पहला ओमिक्रॉन का मामला करनाल से सामने आया था, जिसमें पुर्तगाल से लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पीड़ित का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस व्यक्ति का बेटा भी संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बेटे के सैंपल को भी ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहे हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दे डाली। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी जिसने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली है। वहीं अनिल विज के इस बयान का अब बड़ा असर हुआ है। दरअसल टीकाकरण के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया है कि 23 दिसंबर को 2,61,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। हरियाणा सरकार बढ़ते कोरोना के चलते अब एक के बाद एक फैसले ले रही है। सरकार ने एक और फैसला लेते हुए प्रदेश में छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा देने का ऐलान किया है। इस बीच देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 350 के पार हो गई है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 88, दिल्ली में 57, तमिलनाडु में 34, तेलंगाना में 24, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 31, साथ ही हरियाणा में 2 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चिंता की बात यह है कि प्रदेश के करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिले से भी ओमिक्रॉन मरीजों के होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इनकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन ने न केवल देश और प्रदेश में एंट्री की है, बल्कि इसके मामले में बड़ा उछाल भी देखा जा रहा है। उधर हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद लोग जमकर टीका भी लगवा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सख्ती के बाद ही हम क्यों जागते हैं? सरकार ने सख्ती की तो लोगों ने टीका लगवाया। हम जागरूक क्यों नहीं हो रहे? क्यों अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करते हैं? और क्या जब सरकार की सख्ती होगी हम भी तभी सुधरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर जानकारी के साथ।
पूजा, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि फरीदाबाद में एक मामला सामने आ चुका है और इस एक मामले के सामने आने के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम वो एहतियाती कदम जो है उठाए जा रहे हैं ताकि ये ओमिक्रॉन और ज्यादा ना फैले। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आ चुके हैं। जो युवती गत दिवस ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित पाई गई थी, उसके बाद उनकी मदर और मौसी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने भी बड़ा सख्त रुख अपनाया है। पूरे हरियाणा में जहां नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर या किसी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग जो है वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यानी सीधे तौर पर कहें कि अब सरकार ने थोड़ा सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये सख्ती तभी बरकरार होगी जब जिला प्रशासन भी इस सख्ती को सुनिश्चित करवाने के लिए कड़े कदम उठाएगा। देखिए, फरीदाबाद में बता दूं कि कोरोना के आज भी 9 पॉजिटिव मामले आए हैं। उसके बावजूद सख्ती का आलम अगर कहे तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद सा लगता है कि फरीदाबाद में आज भी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको अनुमति दे दी गई है कि जहां पर काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग सकता है। तो ये किस तरह से सख्ती आगे नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की यदि बात करें तो अभी हरियाणा सरकार के आदेश है, जिला प्रशासन ये तय करेगा कि किस तरह से इन नियमों का पालन करवाया जाए। सुनिश्चित करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो कोरोना को लेकर केवल चालान काटने की औपचारिकता तक ही पूरी की जा रही है। जी बिल्कुल पूजा, लेकिन पूजा एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी आपने बताया कि 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक मामला जो सामने आया था फरीदाबाद में वो ओमिक्रॉन का था, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था। लेकिन जो 3 मामले आप बता रही हैं, यानी कि एक इसको मिलाकर के 2 और मामले, तो कुल मिलाकर के जो तीनों मामले आप बता रही हैं ये ओमिक्रॉन के हैं। और इस बात की क्या पुष्टि हो चुकी है कि 3 मामले फरीदाबाद में अब तक सामने आ चुके हैं? स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है और निजी अस्पताल में उपचाराधीन भी है जो ग्रसित मरीज है। और इसके साथ साथ जो अन्य विदेशों से आए हुए मरीज हैं उनकी भी ट्रेसिंग चल रही है। लेकिन जो लोग लापता हैं, जिनके बारे में नहीं पता लगा पा रहा है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि उन्होंने अपना जो पता दिया था, जो मोबाइल नंबर दिया था वो गलत था, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर भी चिंतित है कि जिस तरह से विदेश से वापस लौटने वाले लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोरोना के अन्य वेरिएंट से ग्रसित पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में यदि वो लोग जो गलत नाम और पता देकर स्वास्थ्य विभाग की नजरों से ओझल हुए हैं, वे कहीं कोरोना संक्रमण फैलाने का कारण न बन जाए। तो चुनौतियां तमाम है और तमाम चुनौतियों के बीच कोशिश की जा रही है कि कोरोना को लेकर जो संक्रमण है उसे रोकने के लिए किस तरह से नीति निर्धारित की जाए। बिल्कुल पूजा, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब सरकार इस बात का ऐलान भी कर चुकी है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा प्रदेश में। तो इसके लिए क्या आप जो तैयारियां वो देख पा रही हैं, क्योंकि आज रात से ही बताया जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास उसमें कहा जा रहा है कि आज रात से ही लागू हो जाएगा। तो इसको लेकर क्या पुलिस अब यहाँ पर सख्त नजर आ रही है? क्या पुलिस की ओर से सख्ती जो है वो बढ़ाई जा रही है? और क्या उसको लेकर, क्योंकि 11 बजे से जिस तरीके से हमने बताया कि जो कर्फ्यू है वो शुरू हो जाएगा, तो क्या एक्टिव हो गई है पुलिस, उसके लिए तैयारी कर रही है? देखिए, कोई खास सक्रियता फिलहाल अभी पुलिस की नजर नहीं आ रही है। हालांकि आदेश मुख्यमंत्री द्वारा जारी कर दिए गए हरियाणा सरकार द्वारा, लेकिन अभी नाकों पर किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात होंगे इसको लेकर कोई औपचारिक तौर पर पुलिस की तरफ से बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि नाइट कर्फ्यू के दौरान मुख्य सड़कें थी, मुख्य चौराहे थे, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहे थे। जो आवागमन करने वाले लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही थी कि वो किसी जरूरी काम से बाहर निकले या अनावश्यक रूप से बाहर निकले हैं। तो हालांकि नाइट कर्फ्यू का कोई बहुत ज्यादा देखिए असर नजर नहीं आता है और लोग भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का कोरोना संक्रमण को रोकने में कोई खास रोल नहीं होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है और लोग 10 बजे के बाद ही जब धुंध पड़नी शुरू होती है तो ऑटोमेटिक घर से निकलना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में 11 बजे किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे और किस तरह से कोरोना पर अंकुश लगेगा, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बहुत कुछ बंद करने की नौबत आई, इससे अच्छा है कि कुछ जो है प्रतिबंध लगा दिए जाएं, चाहे वो फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करने की बात हो, फिर चाहे वो निजी हो या सरकारी। इसके अलावा जो मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए जो है सख्ती बरतनी चाहिए।
तमाम ऐसे सुझाव लोगों की तरफ से मिल रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू के हक में ना लोग पहले थे और ना अब थे, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि ये केवल औपचारिकता मात्र होता है, और खासकर सर्दियों की यदि बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू का कोरोना संक्रमण को रोकने में कोई खास असर नजर नहीं आएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूजा, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हमारी सहयोगी पूजा हमें जानकारी दे रही थी कि एक नहीं बल्कि 3 मामले अब तक फरीदाबाद जिले में अकेले सामने आ चुके हैं, यानी कि खतरा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और ये जो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं वो चंडीगढ़ से आ रही है। आपने जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट, पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। पूर्व अफसरों और खिलाड़ियों को इसमें जगह दी गई है। सुल्तानपुर लोधी से सज्जन सिंह चीमा को मौका दिया गया है, जबकि तो कुल मिलाकर के ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की 58 उम्मीदवारों का नाम आम आदमी पार्टी की ओर से कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब विधानसभा का चुनाव इस बार पूरे दमखम के साथ लड़ने का दावा कर रही है, और आम आदमी पार्टी की ओर से अपने 58 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। ये वो लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की जो पंजाब इकाई है उसकी ओर से कर दिया गया है आलाकमान की मुहर लगने के बाद। और बताया जा रहा है कि जो उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है, जो उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है, उसमें 58 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व अफसरों और खिलाड़ियों को जगह दी गई है। सुल्तानपुर लोधी से सज्जन सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया गया है। और पंजाब के हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। स्वर्णजीत, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 18 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें पूर्व ऑफिसर और कांग्रेस से आए नेताओं को भी टिकट दी गई है। अब केवल सीएम चेहरे का इंतजार हो रहा है आम आदमी पार्टी से। जी, इस लिस्ट में पूर्व ऑफिसरों और खिलाड़ियों को भी जगह दी गई, जैसे अभी आप बता ही रहे थे कि खिलाड़ियों को जगह दी गई है, और इसमें खिलाड़ी और फिर पंजाब पुलिस से रहे सज्जन सिंह चीमा को सुल्तानपुर लोधी से उतारा गया है। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम चेहरा कौन होगा इसका भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है और वो कह चुके हैं कि भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमारा सीएम चेहरा होगा वो सिख होगा। और उन्होंने बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था इशारों में कि पंजाब को सिख चेहरा होगा, पंजाब से संबंधित होगा और उन पंजाबियों को उन पर मान होगा। तो कहीं ना कहीं भगवंत मान के क्यास लगाए जा रहे हैं। और एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि जब बीते कुछ रोज पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, 27 ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी से जो लगातार उनके संपर्क में है, लेकिन वो कचरे को लेना नहीं चाहते। लेकिन विडंबना देखिए, उन्होंने लुधियाना सेंट्रल से कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में है अशोक पप्पी जो प्राशर है उनको टिकट दिया है। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, आम आदमी पार्टी अपने आप को इन चुनावों में कहां देख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि भाई इस बार जीत हमारी होगी। किस तरीके से मुख्यमंत्री चन्नी के ऊपर निशाना साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साबित करने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है कि अगर हमारी सरकार पंजाब में बनती है तो जिस तरीके से दिल्ली में हम विकास काम कर रहे हैं, दिल्ली का जो विकास मॉडल है उसी मॉडल को हम पंजाब में अपनाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास मॉडल को ही पंजाब में बुलाना चाहते हैं। और अभी कुछ रोज पहले उनकी चंडीगढ़ में भी रैली हुई थी निकाय चुनाव को लेकर। वो एक तीर से दो शिकार थे, क्योंकि पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर थी
और वहां भी उन्होंने बिजली फ्री और पानी फ्री की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं फ्री और साथ ही 1,000 रुपए जो महिलाओं को 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको इन्होंने 1,000 रुपए मासिक भत्ता देने की जो घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं वोटर को रिझाने का प्रयास जो है अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल शिक्षा प्रणाली का उदाहरण देते हैं जो दिल्ली में मनीष सिसोदिया के अध्यक्षता में एक तरह से सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया गया है, और पंजाब जब वो आते हैं अपने भाषण में शिक्षा प्रणाली के ऊपर पंजाब कांग्रेस पर तंज कसते हुए उदाहरण देते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने शिक्षा प्रणाली को एक अच्छे स्तर पर लेकर के गई। जी बिल्कुल सुरंजीत, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट जो भी होगी इन विधानसभा चुनावों को लेकर वो भी आपसे हम लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है और अब इसमें बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपनी जो जोर आजमाइश है उसको शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब अपने 58 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जिस तरीके से हमारे संवाददाता, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, वो हमें जानकारी दे रहे थे कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर चुकी है, और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम फेस इन चुनावों के लिए कौन होगा, इसका इंतजार है। और आम आदमी पार्टी किस पर दाव खेलती है, थोड़ा सा इंतजार हम भी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियम 134 के ए के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री शिक्षा सपना बनकर रह गया है। सरकार और अदालत के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं, और हालात यह है कि अभिभावक बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप ठीक से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से बच्चे और अभिभावक दोनों ही अपने भविष्य को लेकर सोच रहे हैं, परेशान। नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री शिक्षा सपना बनकर रह गई है। सरकार और अदालत के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। हालात ये हैं कि अभिभावक बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अभिभावक कभी स्कूल तो कभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चौखट पर मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी समेत कई जिलों के प्राइवेट स्कूलों में नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं देने पर पेरेंट्स और बच्चों ने रोष जताया है। 21 तारीख को मैडम के पास आए थे, एप्लीकेशन दी थी, बोले जी आप तो जाना मत स्कूल में, कल जाना। कल गए जब जो पहले दिन नई एप्लीकेशन दी थी वही हाल दूसरे दिन था। 3 दिन से 4 दिन से लगातार चक्कर काट रही हैं। आज गई, आज भी वही हाल है जो पहले दिन था। ये डेट निकट जाएगी तो हम सर कहाँ जाएंगे। मेरी गुड़िया 8 क्लास में है और 3-4 दिन पहले तो बोले कि ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लो और फिर यानी 24 तारीख को आ जाना, और 2-3 दिन से वैसे चक्कर कटवा रहे हैं कि बोले आज कल आना परसों आना, और आज के ना गए तो बोले कि हम तो बिल्कुल ही एडमिशन नहीं लेंगे। यदुवंशी स्कूल में 40 से 50 बंदे गए थे वहाँ, और है ना यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन साहब का ये कहना है कि भाई हमें एडमिशन नहीं लेंगे, तुम लोगों से जो होता है ना वो कर लो, हम नहीं लेंगे एडमिशन। यहाँ हमने धर्मशाला नहीं खोल रखी कि भाई जो आए वो एडमिशन ले ले। उधर निजी स्कूल संचालक लामबंद हो गए हैं। संचालकों ने 134 ए के तहत स्कूलों में दाखिला नहीं लेने का निर्णय लिया है। इन संचालकों का आरोप है कि सरकार ने 7 साल से कोई भुगतान नहीं किया है। पड़ोसी स्टेट है राजस्थान, आरटीई के तहत 1500 से 2500 रुपए पर बच्चा प्रतिपूर्ति राशि देते हैं, और यहाँ देते हैं 300 से 500, और वो भी 7 साल हो गए, 1 साल दिए। कभी तो खाता नंबर मांग लेते हैं, कभी खाते नंबर की वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। पैसे देने की इनकी नीयत नहीं है। वो 300 से 500 रुपए प्राइवेट स्कूलों को दे नहीं सकते, 7 साल के बाकी हैं, और सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे साल के लगभग 45 से 50,000 रुपए खर्च करते हैं। मॉडल संस्कृति बना रखे हैं, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को 134 ए के तहत। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दो टूक कह दिया है कि निजी स्कूलों को 134 ए के तहत दाखिले करने ही होंगे, क्योंकि यह कोर्ट का आदेश है और सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है। 134 ए पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो, और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे, उसमें हम कुछ निर्णय लेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल संचालकों और सरकार के बीच बना ये गतिरोध कब थमेगा और कब बच्चों, उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी, क्योंकि इस लड़ाई में आखिर नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा।
और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।